अध्याय 241 वांग ज्यूफेन का उपदेश। अतीत में, चूंकि वह कुछ आंदोलनों को जानता था, इसलिए झाओ जिंगचेंग झुगी झोपड़ी में दूसरों को धमकाने के लिए गुंडे किशोरों का एक समूह इकट्ठा करता था। उसे ये देखकर अच्छा लगता था कि दूसरे उससे डरते हैं और उसे लगता था कि एक मजबूत आदमी को ऐसा ही होना चाहिए। हालांकि इस दौरान जब उसने अपने दिल को पाप से शुद्ध किया और उनके दिल की गहराइयों से सम्मान और कृतज्ञता देखी, तो उसे लगा कि वह कितना भोला हुआ करता था। डिंग हाओ ने झाओ जिंगचेन के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, चलो इसे जारी रखें। समय धीरे धीरे उड़ गया। बच्चों की साधना की प्रगति की जांच करने में लगभग 2 घंटे लग गए। डिंग हाओ ने एक एक करके निर्देश दिए और बच्चों को अभ्यास के लिए ले गए। जल्द ही हर जगह हंसी फैल गई और पूरी झुगी जीवंतता से भर गई। इस समय की तरह पहले कभी नहीं, हर किसी को आशा की जगह महसूस हुई और अब बेजान नहीं था। सूरज डूब गया। प्रशिक्षण क्षेत्र के चारों ओर विशाल स्तंभों पर जलती हुई मशालें थीं, जो चटाचटाहट की आवाजें कर रही थीं, जिससे पूरा प्रशिक्षण क्षेत्र प्रकाशमय हो गया। बच्चों को पढ़ाने के बाद डिंग हाओ ने एक पल के लिए सोचा और झाओ जिंगचेन को अपने पास बुलाते हुए कहा, जिंगचेन, मुझे कुछ दिनों में तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय को कुछ समय के लिए छोड़ना पड़ सकता है। यहाँ सब कुछ आप पर निर्भर करता है। हम दोनों यहीं से आए हैं। तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय के नामात्र के शिष्य के रूप में मुझे विश्वास है कि आप इन बच्चों की अच्छी देखभाल कर सकते हैं। मुझे आपके साथ होने से राहत मिली है। झाओ जिंगचेंग ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, भाई डिंग, क्या आप संप्रदाय छोड़ रहे हैं? डिंग हाओ ने सिर हिलाया और जवाब दिया, कुछ चीजें हैं जिन्हें मुझे हल करने की जरूरत है। लेकिन झाओ जिंगचेंग बेहद हैरान था और बोला, 4 दिन बाद दूसरी 5 अकादमियों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। क्या तुम इसमें शामिल नहीं होगे? इसके अलावा, जहां तक मुझे पता है, हमारा संप्रदाय आमतौर पर सूचीबद्ध शिष्यों को आकस्मिक रूप से बाहर जाने की अनुमति नहीं देता है। डिंग हाओ मुस्कुराए और बोले, अब 5 अकादमियों की प्रतिस्पर्धा मेरे लिए सार्थक नहीं है। झाओ जिंगचेंग ने अपने शब्दों के बारे में सोचा और अचानक समझ गया। 5 अकादमियों में डिंग हाओ जैसे कुछ ही लोग इस तरह बोलने के योग्य थे। अगर कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा कहता, तो लोग उस पर हंसते। थोड़ी देर बाद डिंग हाओ ने आगे कहा, जब मैं चला गया, तो अगर आपके पास ऐसी समस्याएं हैं जो हल नहीं हो सकती हैं, तो आप पूर्वी अकादमी ऑफ ग्रीन शर्ट्स के वांग शियाओकी और फैंग तियानई, या वांग ज्यूफेंग या जिमिन कियानिक्स्यू को ढूंढ सकते हैं। झाओ जिंगचेंग ने उत्साह से सिर हिलाया और कहा, भाई डिंग, तुम मेरी बात मान लो। मैं इस जगह का अच्छे से ख्याल रखूंगा। उसके पास उत्साहित न होने का कोई कारण नहीं था। आज की प्रतिबद्धता का मतलब था कि वह आखिरकार डिंग हाओ के घेरे में प्रवेश कर गया था और डिंग हाओ की स्वीकृति प्राप्त कर ली थी। हालांकि उसे कुछ भी उपयोगी नहीं मिला, झाओ जिंगचेन के लिए डिंग हाओ की दोस्ती पाना एक तरह का गर्व और गौरव था। उसकी ओर देखते हुए डिंग हाओ मुस्कुराया और कहा, बेशक अपनी ट्रेनिंग को टालना मत। मुझे लगता है कि कोई भी यहाँ परेशानी खड़ी करने नहीं आएगा। ... 2 दिन पलक झपकते ही बीत गए। डिंग हाओ ने गुप्त रूप से अपने योगदान अंक खर्च करके बड़ी संख्या में चीजों का आदान प्रदान करने की योजना और तैयारी की थी और फिर अपने करीबी दोस्तों जैसे वांग शियाओ की, झांग फैन फोंग तियानई, ली कैनयांग, शियाओ चेंगक्सुआन और ली येरुओ को बताया कि वह क्या कर रहा था और वे क्या करेंगे। फिर वह यात्रा करने वाला था। वह मूल रूप से ZGU को अलविदा कहना चाहता था। हालांकि रक्त की लड़की अभी भी अपने शरीर में रक्त बल को उत्तेजित करने के लिए महत्वपूर्ण क्षण पर थी। संप्रदाय ने रक्त शिष्यों को बहुत महत्व दिया और उसकी रक्षा के लिए बुजुर्गों को भेजा और सभी यात्राओं को अस्वीकार कर दिया। डिंग हाओ 2 या 3 बार वहां गया था, लेकिन वह अभी भी उसे नहीं देख सका, इसलिए उसे हार माननी पड़ी। इस दिन डिंग हाओ ने अंततः काले पेट वाले व्यक्ति और प्रभारी शिक्षक वांग ज्यूफेंग को ढूंढ निकाला और पहाड़ से नीचे एक निःशुल्क परीक्षण के लिए अपना अनुरोध सामने रखा। मुफ्त परीक्षण। वांग ज्यूफेंग थोड़ा हैरान था। पहली बार उसने डिंग हाओ का तिरस्कार नहीं किया, बल्कि भौहें सिकुड़ते हुए कहा, ऐसा लगता है कि म्यू तियानयान के साथ 3 साल के समझौते ने आप पर बहुत दबाव डाला है। ये सच है कि मुफ्त परीक्षण के लिए जंगल में जाने और जीवन और मृत्यु के बीच उत्तेजना का अनुभव करने से मार्शल कलाकारों की ताकत में तेजी से सुधार होगा, लेकिन मृत्यु दर भी काफी अधिक है।
इसके अलावा आपकी वर्तमान ताकत के साथ मेरा सुझाव है कि आप मार्शल सोल्जर दायरे में पहुंचने के बाद परीक्षण के लिए बाहर जाने पर विचार करें, जो कि समझदारी भरा कदम है। डिंग हाओ मुस्कुराया और हल्के से ताली बजाई। धमाका। कुछ ही दूरी पर एक विशाल चट्टान टूटकर धूल में तब्दील हो गई। वांग ज्यूफेंग की आंखें बिजली की तरह चमक रही थीं। उसने एक पल के लिए डिंग हाओ पर कड़ी नजर रखी और फिर अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कहा, अच्छा लड़का, हालांकि तुम सिर्फ 7 छिद्र वाले मार्शल डिसिपल दायरे में थे, तुम्हारा हमला एक छिद्र वाले मार्शल सैनिक जितना ही शक्तिशाली है। तुम सच में एक अदद राक्षस हो। खैर, चूंकि तुम ये कर सकते हो, इसलिए मैं तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करूंगा। बेहतर है कि तुम बाहर जाओ और दुनिया को देखो। तुम एक असली नाविक को ग्रीनहाउस में प्रशिक्षित नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए एक अच्छा अनुभव पाने के लिए जंगल में जाने का समय आ गया है। डिंग हाओ ने झुककर कहा, धन्यवाद शिक्षक वांग। मुझे धन्यवाद क्यों? उस काले आदमी ने अपनी ठोड़ी पर लगे बालों को छुआ और कहा, तुम्हें बेहतर होगा कि तुम प्रार्थना करो कि तुम जिंदा वापस आ सको। धिक्कार है, तुम्हारे जाते ही हमारी ईस्टर्न एकेडमी की हरी शर्ट की रैंकिंग निश्चित रूप से गिर जाएगी। मैं ये सोचकर बहुत परेशान हो रहा हूँ। डिंग हाओ बस मुस्कुराया और कुछ नहीं कहा। अच्छा, तुमने पहले भी बहुत परेशानी खड़ी की है। अगर लोगों को पता चलेगा कि तुम प्रशिक्षण के लिए बाहर गए हो, तो वे शायद तुम्हारे खिलाफ गुप्त रूप से साजिश रचेंगे। दाढ़ी वाले शिक्षक ने अपनी ठोड़ी को छुआ, एक पल सोचा और कहा, अच्छा, दूसरों को परेशान मत करो। बस चुपचाप पहाड़ से नीचे जाओ। मैं लोगों को बता दूंगा कि तुम अभ्यास करोगे और बाहरी लोगों के लिए दरवाजा बंद कर दोगे, जिससे तुम्हारा खतरा और परेशानी कम हो जाएगी। डिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने इस बारे में पहले भी सोचा था। चूंकि आप मेरी मदद करने के लिए इतने इच्छुक हैं, तो मुझे आपको धन्यवाद देना चाहिए। तुम कमीने बदमाश, तुम यह उम्मीद कर रहे हो? काले पेट वाले आदमी को परेशानी महसूस हुई। उसने कुछ देर सोचा और 3 हथेली के आकार की पत्थर की प्लेटें निकाली, उन्हें सौंप दिया और गंभीरता से कहा, ये 3 नीलम पत्थर की प्लेटें 6 स्तरीय सहायक जादुई हथियार हैं, जिनमें से प्रत्येक में मेरी शक्ति का पूरा झोंका है। हालांकि वे सभी डिस्पोजेबल उपभोग्य हैं। आप उन्हें रख सकते हैं और शायद वे महत्वपूर्ण क्षण में आपकी जान बचाएं। डिंग हाओ ने प्लेटें ली और उन्हें ध्यान से देखा। पाए जैसी नीलम की प्लेटें यूएफओ की तरह थी जो अनगिनत बार सिकुड़ चुकी थी। उनकी सतहों पर अलग अलग मोटाई और लंबाई के जटिल शिलालेख अंकित थे। आकाश में फैले सितारों की तरह शिलालेख घने और असंख्य थे, जिनमें बहुत ही अगोचर शक्तिशाली ताकतें थीं। डिंग हाओ बहुत आभारी था। हालांकि यह काले पेट वाला आदमी अक्सर अपने छात्रों को चिढ़ाने वाले चेहरे से घृणा करता था, लेकिन वह सभी के साथ अच्छा व्यवहार करता था, खासकर डिंग हाओ के साथ। वह हमेशा डिंग हाओ के प्रति बहुत दयालु था। आज उसने डिंग हाओ को बहुत कीमती उपहार दिए। धन्यवाद शिक्षक वांग। डिंग हाओ ने ईमानदारी से सिर झुकाया। अगर तुम जिंदा वापस आ सको तो यह मेरे लिए सबसे अच्छा धन्यवाद होगा। वांग ज्यूफेंग ने आह भरी। थोड़ी देर के लिए फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें ताइक्सुआन तलवार खोज शास्त्र का अगला स्तर सिखाऊंगा। तुम खुद जंगल में इसका अभ्यास कर सकते हो। बुनियादी मानसिक साधना विधियों के दौरान ताइक्सुआन तलवार खोज शास्त्र एक मानव रैंक शीर्ष स्तरीय साधना विधि है। यह मार्शल शिष्यों और मार्शल सैनिकों के लिए एकदम सही है। आप हैंग्स माइनर यांग के दूसरे मेरिडियन का अभ्यास करने के लिए अभी भी इस विधि का उपयोग कर सकते हैं। जब आप हैंग्स माइनर यिन और हैंग्स माइनर यांग को अच्छी तरह से खोल लेते हैं और सभी 18 EQ पॉइंट का अभ्यास कर लेते हैं, तो संप्रदाय आपको बेहतर कौशल के साथ तैयार करेगा। अध्याय 242 शांतिपूर्ण शहर की समृद्धि। शांतिपूर्ण शहर की परंपरा के अनुसार बुरी आत्माओं और जानवरों के आक्रमण को रोकने के लिए हर दिन सूर्यास्त होते ही शांतिपूर्ण शहर के चारों मुख्य द्वार पूरी तरह से बंद कर दिए जाते थे। दिन ढल चुका था। बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे, डूबता हुआ सूरज रक्त लाल था और आकाश में मनमोहक लाल बादल तैर रहे थे। दक्षिण पश्चिमी गेट की रखवाली करने वाले सैनिकों ने गेट बंद करना शुरू कर दिया। 100 मीटर ऊंचा लोहे का गेट धीरे धीरे बंद हो रहा था, जिससे जंगली जानवरों के रोने जैसी तेज आवाज निकल रही थी। जब लोहे का गेट पूरी तरह से बंद हो जाता था,
तो गेट के पीछे 250,000 किलोग्राम वजन वाला एक बड़ा बोल्ट धीरे धीरे नीचे लगा दिया जाता था और फिर पूरा शहर अविनाशी हो जाता था। अरे देखो उधर, एक सैनिक ने आश्चर्य से दूर की ओर इशारा करते हुए कहा। उसे वहां कुछ मिला। जब अन्य लोगों ने देखा कि दूरी पर बर्फ की एक लंबी कतार उड़ते हुए तीर की तरह तेजी से लुढ़क रही है, जल्दी वह कई मील की दूरी तय कर उनके पास आ गई। इतनी जल्दी? क्या ये कोई राक्षस है? एक योद्धा ने घबरा कर कहा। नहीं, यह एक शूरवीर है। कप्तान का चेहरा आश्चर्य से भरा था। ये बहुत तेज है। अचानक भीड़ को लगा कि तेज हवा चल रही है और घोड़े की हिनहिनाहट हो रही है। एक युवा योद्धा उनके पास आ गया था। युवक की उम्र करीब 14 या 15 साल थी। उसका चेहरा जैड जैसा था और लंबी तीखी भौहें थी। उसकी आंखें चमकीली थीं और वह दुबला पतला और वीर था। उसके शरीर से चेहरे और वीरता की भावना झलक रही थी। उसके कंधे पर एक बहुत ही प्यारा सफेद स्कॉटिश फोल्ड था जो सो रहा था। यह एक स्नोबॉल की तरह था। जिस सफेद घोड़े पर युवक सवार था वह करीब 2.5 मीटर ऊंचा था, जिसके तलवार जैसे दांत और सफेद घोड़े के बालों से ढकी सख्त मांसपेशियां थीं। ये कला के किसी उस्ताद द्वारा तराशी गई एक बेहतरीन सफेद जैड की तरह था। घोड़ा विस्फोटक शक्ति से भरा हुआ था। उसके माथे पर लाल घोड़े के बालों का एक धागा था, जो उसे जंगली शेर या जंगली अजगर की गति देता था। यह अतुलनीय दिव्य घोड़ा था, मानो यह आकाश से आया कोई आध्यात्मिक जानवर हो। कितना सुंदर आदमी है, कितनी सुंदर तलवार है, कितना सुंदर दिखने वाला घोड़ा है जिसके पास ड्रैगन की गति है। पूरे साल दरवाजे पर तैनात रहने वाले सैनिकों के मुखिया ने कई प्रतिभाशाली लोगों को आते जाते देखा था, लेकिन उसने कभी इतना सुंदर युवक नहीं देखा था। दूसरे योद्धा बहुत हैरान थे। उनके मन में बस यही विचार था कि उस युवा लड़के की पृष्ठभूमि असाधारण थी। शायद वह किसी बड़े संप्रदाय का मुख्य शिष्य था और वह यहाँ परीक्षण के लिए आया था। बड़े भाइयों, देरी के लिए क्षमा करें, लेकिन मैं कई दिनों से यात्रा कर रहा हूँ। क्या मुझे शहर में प्रवेश करने देना सुविधाजनक होगा? युवक दयालु दिख रहा था और धीरे से मुस्कुराया। हाँ, कोई बात नहीं। गेट अभी बंद नहीं हुआ है। सज्जन व्यक्ति, आप शहर में प्रवेश कर सकते हैं। कृपया। पैदल सैनिकों के छोटे कप्तान ने हंसते हुए लोगों को रास्ते से हटने का आदेश दिया। युवक हाथ जोड़कर सलामी देता हुआ शहर में चला गया और दूर सड़कों में गायब हो गया। क्या ये युवक तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय का प्रतिभाशाली व्यक्ति है? वह किसी बड़े संप्रदाय से होगा। किसी और चीज के अलावा जिस घोड़े पर वह सवार था, वह पौराणिक दिव्य घोड़ा होना चाहिए। हिम प्रांत का शेर ड्रैगन जानवर, जो पूरे हिम राज्य में दिव्य सवारियों की सूची में शीर्ष 3 में आता है। इसकी कीमत दसियों हजार सोने के बराबर है। हम जीवन भर के लिए ऐसा घोड़ा नहीं खरीद सकते। हाँ, मैं वांग वू 6 साल से शहर की रखवाली कर रहा हूँ, और मैंने कुलीन परिवारों और संप्रदायों के कई पुरुषों और महिलाओं को देखा है। वे सभी घमंडी और घमंडी हैं। उन्हें लगता था कि वे रोमांटिक और सुंदर हैं। हालांकि अभी के युवा शूरवीर लड़के की तुलना में वे धरती पर रहने वाले मेंढकों और आसमान में रहने वाले ड्रैगन की तरह हैं। हाँ, वो हम जूनियर सैनिकों के प्रति बहुत विनम्र और विनम्र थे, जो बहुत दुर्लभ है। वो एक असली युवा नायक है। सैनिकों के एक समूह ने आज के अनुभव पर आश्चर्य व्यक्त किया और इसके बारे में बार बार बात की। घोड़े पर सवार व्यक्ति की शक्ल हमेशा उनके दिमाग में रहेगी और वे खाली समय में बार बार इस बारे में बात करेंगे। ... शहर में प्रवेश करने वाले युवक का नाम डिंग हाओ था। पूरी दूरी सर पर दौड़ने के बाद वह अंततः सूर्यास्त से पहले पीसफुल सिटी पहुंचा, जहां उसे रात के लिए एक होटल मिल गया। यह पहली बार था कि डिंग हाओ किसी मानव बस्ती में आया था। वह घोड़े पर सवार होकर उत्सुकता से चारों ओर देखने लगा। शहर की मुख्य सड़क नीले पत्थरों से पक्की थी। यह बहुत समतल थी और 20 मीटर से ज्यादा चौड़ी थी। यह इतनी चौड़ी थी कि 10 गाड़ियां एक साथ चल सकती थीं। हर 500 मीटर पर एक चौराहा था जो पूरे शहर को शतरंज की बिसात की तरह चौकों में विभाजित करता था। यातायात बेहद सुविधाजनक था। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, एक बार जब दानव युद्ध हुआ, तो इतनी चौड़ी सड़क शांतिपूर्ण शहर को थोड़े समय में बड़ी संख्या में सेनानियों और जनशक्ति को शहर की दीवारों पर भेजने की अनुमति दे सकती थी, और निश्चित रूप से कोई भीड़भाड़ नहीं होगी।
मानव जाति हजारों वर्षों से युद्धों में जीवित रही थी, इसलिए शहर का निर्माण करते समय उनकी पहली प्राथमिकता शहर की वास्तुकला को यथासंभव सुविधाजनक बनाना था। सूरज पूरी तरह डूब चुका था और धरती पर रात छाने लगी थी। हालांकि सड़क पर बहुत कम पैदल यात्री थे। दोनों तरफ के मंडपों पर एक के बाद एक लालटेनें लटका दी गई थी। दूर से देखने पर वे आसमान में चमकते सितारों की तरह लग रहे थे। अंधेरे में पीली रोशनियां घूम रही थी। रात में बर्फ के टुकड़े नाच रहे थे। कितना सुंदर दृश्य था। कुछ विक्रेता अपना व्यवसाय बंद करने से पहले सड़क किनारे चिल्ला रहे थे, तथा घर लौटने से पहले कुछ और मुनाफा कमाने की उम्मीद कर रहे थे। ऐसे लड़ाके थे जो खतरनाक खतरों से भरे दिन को खत्म करके रोमांच से लौटे थे। वे जंगल से वापस आए थे, या जल्दी जल्दी चल रहे थे, या शराब के साथ मौज मस्ती कर रहे थे, या जीवन की जरूरतों के बदले में दो दो या तीन तीन के समूह में चर्चा कर रहे थे। सड़कों पर हर तरह के लोग आते जाते थे, शोर से भरे हुए। यदि तलवारबाजी चाहने वाले संप्रदाय में जीवन सरल और उदासीन था, तो शांतिपूर्ण शहर में जीवन समृद्ध और रंगीन था, जो सामान्य लोगों के जीवन के करीब और अधिक मानवीय था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, सामने की सड़कें अंततः संकरी होने लगी, और सड़कों पर पैदल चलने वालों की संख्या बढ़ गई। रोशनी जल रही थी और लगातार बाजों की आवाजें आ रही थी। ये शांतिपूर्ण शहर में रात्रि बाजार होना चाहिए। डिंग हाओ घोड़े से उतरा, हिम प्रांत के शेर ड्रैगन जानवर को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, और रहने के लिए होटल खोजने की जल्दी में नहीं था। एक बार बाहर आना बहुत आसान नहीं था, और अभी भी बहुत समय था, इसलिए वह अनंत भूमि में इस मानव जनजाति बस्ती का एक अच्छा अनुभव करना चाहता था। रास्ते में डिंग हाओ ने विभिन्न प्रकार की दुकानें, मिट्टी की मूर्तियां, चीनी बनाने वाली मशीनें, मनोरंजन करने वाले, कलाबाज, मार्शल आर्ट कलाकार, सभी प्रकार के चतुर जानवरों और पालतू जानवरों को बेचने वाले फेरी वाले, साथ ही नूडल की दुकानें, चाय की दुकानें, कपड़ों की दुकानें, हथियारों की दुकानें, कवच की दुकानें, नाश्ते की दुकानें देखी। रात्रि बाजार के ऊपर हवा में घनी सुगंध फैली हुई थी, और आवाजें गूंज रही थीं। राहगीरों से कुछ बातें पूछने के बाद डिंग हाओ को एहसास हुआ कि वह वाकई बहुत भाग्यशाली है कि उसे आज रात पीसफुल सिटी में हर 6 दिन पर लगने वाले नाइट मार्केट में जाने का मौका मिला। यही वजह थी कि यह जगह इतनी व्यस्त और शोरगुल वाली थी। उसने यहाँ सबसे समृद्ध पक्ष देखा। अध्याय 243 अन्याय के दृश्य पर। डिंग हाओ को ऐसा महसूस हुआ कि वह अपने पिछले जीवन में प्राचीन वेशभूषा नाटकों के दृश्यों के माध्यम से चल रहा था, और अचानक उसे समय और अंतरिक्ष यात्रा का भ्रम हुआ। भीड़ में चलते हुए डिंग हाओ के धूल भरे स्वभाव और सफेद घोड़े की दिव्य सवारी ने बहुत ध्यान आकर्षित किया। बड़े, एक कटोरी नूडल्स लीजिए, प्लीज। डिंग हाओ ने थोड़ा साफ सुथरा स्नैक स्टैंड चुना, स्नो प्रोविंस के शेर ड्रैगन जानवर को घोड़े के खंभे से बांधा, और बॉस का अभिवादन किया। स्टॉल के मालिक 60 साल की उम्र के आसपास सफेद बालों वाले बुजुर्ग जोड़े थे। बुजुर्ग की पीठ थोड़ी झुकी हुई थी, लेकिन वह स्वस्थ और तंदुरुस्त था। गुलाबी गालों वाला मेहमानों का स्वागत कर रहा था, और बुढ़िया जल्दी जल्दी नूडल्स पका रही थी। दोनों ने साधारण कपड़े पहने थे, और वे स्पष्ट रूप से अमीर नहीं थे, लेकिन वे बहुत संतुष्ट दिख रहे थे। बूढ़ा आदमी समय समय पर बुढ़िया को पसीना पोंछने में मदद करता था, जिससे लोग ईर्ष्या करते थे। स्टॉल पर खुशबू फैली हुई थी, और बहुत से मेहमान भी थे। खुशबू के कारण ही डिंग हाओ को ये स्टॉल मिला था। ठीक है नौजवान, तुम्हारा नूडल आ रहा है, बूढ़े आदमी ने लंबे स्वर में कहा। फिर उसने डिंग हाओ के सामने अच्छे रंग, गंध और स्वाद वाले नूडल्स का एक कटोरा रखा। ये भाप से भरा हुआ था। इतनी बर्फीली सर्दियों के दिन में इसने लोगों को तुरंत एक तरह की गर्मी दी। नूडल की महक ने डिंग हाओ की भूख बढ़ा दी। उसकी नाक फड़कने लगी। जैसे ही वह खाने वाला था, अचानक एक निगलने वाली लार की आवाज आई। उसने पलटकर देखा तो एक फटे पुराने कपड़े पहने बच्चा स्टॉल के पास खड़ा था। बच्चे की काली और बड़ी गोल आंखें खुली हुई थीं। वह बच्चा ईर्ष्या से डिंग हाओ के सामने रखे नूडल्स के कटोरे को घूर रहा था। बच्चा दुबला पतला, स्पष्ट रूप से कुपोषित था। उसने कई बार मरम्मत किए गए कपड़े पहने हुए थे। कपड़ों पर इतने सारे पैच थे कि पहचानना मुश्किल था कि यह वास्तव में कैसा दिखता था। यह बच्चा कीचड़ में सना हुआ था, और उसके हाथ ठंड से नीले पड़ गए थे। वह बेहद गरीब दिख रहा था। वह स्पष्ट रूप से लंबे समय से भूखा था और थोड़ा हतप्रभ दिख रहा था। बच्चे के पास 5 या 6 वयस्क खड़े थे।
वे सभी कुपोषित, पीले और दुबले पतले थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे और रात के बाजार के शोरगुल वाले माहौल से बेखबर थे। वे सभी शर्मिंदा और शर्मीले लग रहे थे। शायद वे नूडल की महक के कारण यहाँ आए थे और लार निगलने से खुद को नहीं रोक पाए। पिताजी, मुझे भूख लगी है, बच्चा फुसफुसाया। आवाज एक ओरियोल की आवाज की तरह कर्कश और मधुर थी। बच्ची असल में एक लड़की थी, लेकिन वह अव्यवस्थित थी और कुपोषण और डिस्प्लेसिया के कारण एक लड़के की तरह दिखती थी। पिता कहलाने वाला व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था जो 30 के दशक की शुरुआत में दिख रहा था। वह लगभग 1.8 मीटर लंबा था, लेकिन दुबला पतला था। उसके होंठ नीले थे। शायद उसे बहुत भूख लगी थी, उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। जब उसने अपनी बेटी की बातें सुनी तो वह शर्मिंदा लग रहा था और अपनी बाहों में देखा और फिर अपने सिर को गंभीरता से हिलाया। उसने छोटी लड़की के माथे को छुआ और कहा, जुआ, कृपया थोड़ी देर और सहन करो, और पिताजी तुम्हें खाने के लिए कुछ खोजने में मदद करेंगे। जब वह ये कह रहा था तो वह इधर उधर भी देख रहा था। जब वह देखता कि कुछ बचा हुआ है तो वह हिम्मत जुटाकर कुछ मांग लेता, लेकिन हर बार लोग उस भिखारी को दूर रहने को कहते। जैसे ही वह दूर से उसके पास जाता, कुछ विक्रेता घृणा से हाथ हिलाते और उसे भगा देते। साले भिखारियों, मेरा खाना चुराने वाले, क्या तुम मरना चाहते हो? एक हट्टा कट्टा नौजवान लड़ाका खड़ा हुआ और चिल्लाया। उसने अपना हाथ हिलाया और छोटी लड़की का पिता दंग रह गया। ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वह अधेड़ उम्र का आदमी अपनी बेटी को वो सूप पिलाना चाहता था जो इस लड़ाके ने खाया था। अधेड़ उम्र का आदमी जमीन पर गिर पड़ा और जोर से धक्का खाकर गिर पड़ा। उसके मुंह के कोनों से खून बहने लगा। बाकी साथियों ने जल्दी से उस अधेड़ को उठाया। वे क्रोधित और दुखी थे, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। छोटी लड़की घबराकर अपने पिता के पास गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह रो पड़ी, पिताजी, पिताजी, जुएर को भूख नहीं है। जुएर को बिल्कुल भी भूख नहीं है। ये देखकर डिंग हाओ ने मन ही मन आह भरी। संक्षेप में, अनंत की भूमि जंगल के कानून के तहत एक ठंडी दुनिया थी। रात के बाजारों की समृद्धि कमजोर लोगों की त्रासदी को कवर नहीं कर सकती थी। बदमाशी हमेशा हर जगह होती थी। किसी तरह डिंग हाओ का मूल रूप से अच्छा मूड इस दृश्य से पूरी तरह से नष्ट हो गया। अरे, तुमने मेरा सामान ले लिया। क्या तुम ऐसे ही चले जाओगे? रुको और इसकी कीमत चुकाओ। युवा योद्धा बहुत आक्रामक और उग्र था, सिर्फ इसलिए क्योंकि कटोरे के नीचे थोड़ा सा सूप बचा था। वह छोटी लड़की के पिता से 10 टैल चांदी मांग रहा था। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, सर, मेरी हिम्मत नहीं है। अधेड़ उम्र का आदमी कांपते हुए डर गया। तुम्हारे पास पैसे नहीं है? तुम्हारी बाहों में क्या है? युवा योद्धा ने उदास होकर मुस्कुराते हुए अधेड़ उम्र के आदमी की बाहें पकड़ ली। अधेड़ उम्र के आदमी को मार्शल आर्ट का ज्ञान नहीं था, इसलिए वह उस आदमी की पकड़ से बच नहीं सका। उसका जर्जर कोट पकड़कर फाड़ दिया गया। कई चांदी की सिल्लियां लुढ़क गईं। नहीं, कृपया, ये हमारे गांव के लोगों द्वारा दिया गया आखिरी पैसा है। हमें इसे गार्ड फाइटर्स को काम पर रखने के लिए इस्तेमाल करना होगा। मध्यम आयु वर्ग के लोग पागलों की तरह दौड़े, पैसे वापस लेने की कोशिश कर रहे थे, और इस समय उसके साथी बहुत बुरे थे। वे बीच में आकर युवा फाइटर को घेरने के लिए बेताब थे। हा, हिक्स, क्या तुम लोग मुझे हराना चाहते हो? युवक ने व्यंग्य किया और मेज थपथपाई। झनकार, 1 दर्जन मजबूत आदमी खड़े हो गए। वे सभी योद्धा थे, हथियार लिए हुए, क्रूर भाव लिए हुए। उनकी सांसें शक्तिशाली थीं। पहली नजर में वे भटकने वाले लड़ाके होंगे जिन्होंने लोगों को मारा होगा। उन्होंने उपहास किया और बीच में 8 भिखारियों को घेर लिया। आप, मैं। मध्यम आयु वर्ग के लोग डर गए और विनती करने लगे, मास्टर, कृपया, ये चांदी वास्तव में जीवन रक्षक धन है। हमारे गांव में संरक्षक सेनानी गायब है। हमें इसका उपयोग कुछ नए संरक्षक सेनानी नियुक्त करने के लिए करना होगा। संरक्षक सेनानी के बिना गांव के सैकड़ों लोग इस सर्दी में जीवित नहीं रह पाएंगे। मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे गांव वाले मरेंगे या नहीं। तुमने मेरा खाना छुआ है और फिर तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जल्दी करो, तुम्हें मारना कुत्ते को मारने जितना आसान होगा। युवा योद्धा ने गंभीरता से मुस्कुराया और बिल्कुल भी सहानुभूति नहीं दिखाई। उन गरीब लोगों की आंखें निराशा से भरी थीं। डिंग हाओ ने आह भरी। वह हिला नहीं और बस अपना हाथ हिलाया।
एक अदृश्य शक्ति बाहर निकल आई। युवा योद्धा को बस इतना महसूस हुआ कि उसका हाथ अचानक हल्का हो गया। उसके हाथ में जो चांदी थी वो उड़कर चांदी की झंडियों में बदल गई, जो 3 या 4 मीटर दूर डिंग हाओ के हाथ में जा गिरी। इतना मतलबी मत बनो, उन्हें बस थोड़ा सा खाना चाहिए। तुम्हें उन सबको क्यों मारना है? डिंग हाओ ने बिना सिर घुमाए कहा। उसी समय उसने चांदी को अपने सामने टेबल पर रख दिया। तुम कमबख्त, छोटे कमीने, तुम क्या हो? मैं वेन शिन हूं, रनिंग थंडर स्वॉर्ड। क्या तुम इसमें हस्तक्षेप करने जा रहे हो? युवक बहुत गुस्से में था और उसने डिंग हाओ को अपना नाम बताया, जो इस जगह पर प्रसिद्ध लग रहा था क्योंकि नाम सुनते ही आसपास के लोग चौंक गए। अध्याय 244 घाटी गांव के ग्रामीणों से मुठभेड़। म्याओ, छोटी प्यारी बिल्ली सपने से जाग उठी और उसने अपना सिर घुमाकर युवा योद्धा की ओर बड़ी असंतुष्टि से देखा। म्याओ म्याओ, बकवास का ढेर, निकल जाओ इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। डिंग हाओ का स्वर सख्त हो गया और उसने पीछे देखे बिना ही व्यंग्य किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डांटने की? क्या तुम मौत को दावत दे रहे हो? चलो इस आदमी को काट डालते हैं, युवा योद्धा ने गुस्से में कहा। डिंग हाओ द्वारा हवा में चीजें उठाने से उसे थोड़ा झटका लगा। उसने अपना हाथ हिलाया ताकि क्रूर योद्धाओं के एक समूह ने अपने हथियार निकाले और पीछे से डिंग हाओ की ओर दौड़ पड़े। सावधान, छोटी लड़की चिल्लाने से खुद को रोक नहीं सकी। बिना पीछे देखे डिंग हाओ ने योद्धा पर बैकहैंड वार किया। वाह, सृष्टि के आरंभ में आदि जगत में चमकने वाली बिजली के समान एक पूर्ण गर्म लाल प्रकाश शून्य के ऊपर से गुजरा। उपहास उपहास उपहास, लगातार फटने की आवाजें सुनाई दे रही थी। अगले ही क्षण युवा योद्धा और उसके साथी जहां थे वहीं जमे रहे। अपने हाथों में टूटे हुए हथियारों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वे बर्फ की गुफा में गिर रहे हों और उनके दिल में ठंडक दौड़ रही हो। बहुत भयानक। युवक ने बिना पीछे देखे उन पर तलवार से वार किया और 6-7 लोगों के हाथों में मौजूद सभी हथियारों को 2 टुकड़ों में काट दिया, जिससे उन्हें जवाब देने में भी देर हो गई। इस तरह की ताकत और कौशल अकल्पनीय और उनकी कल्पना से परे थे। एक मास्टर, एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण मास्टर। सभी लोगों ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि यह युवक, जो नाजुक, सुंदर और कमजोर दिखता था, अपनी ही सलाह पर चलने वाला एक महारथी निकलेगा। वह लाल रंग की कृपाण की रोशनी वाकई बहुत ही शानदार थी, और यह इतनी तेज थी कि हवा में अभी भी हल्की गर्म आभा थी। जाहिर है कि इसमें एक शानदार कृपाण कौशल शामिल था। ये बेकार मछलियों का झुंड है, निकल जाओ। डिंग हाओ ने ड्रैगन पैटर्न वाली लंबी कृपाण को मेज पर रख दिया और बिना पीछे देखे ठंडे स्वर में डांटा। इस बार, भले ही उन्हें कचरा मछली कहा गया हो, युवा योद्धा और उसके साथियों ने किसी भी तरह की थोड़ी सी भी असंतुष्टि की हिम्मत नहीं की। जब उन्होंने डिंग हाओ की डांट सुनी तो उन्हें लगा कि उन्हें माफी मिल गई है। उन्होंने विनम्र शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की और बेघर कुत्तों की तरह भाग गए। आसपास के लोग खुशी से झूम उठे। 10 साल तक मार्शल आर्ट का अभ्यास अन्याय को खत्म करने के लिए किया जाता है। क्या यही शिष्टता की भावना है? हाँ हाँ दादाजी, नूडल्स के 10 और कटोरे, मैं उन्हें खिलाऊंगा। डिंग हाओ जोर से हंसा, फिर मुस्कुराया और छोटी लड़की की ओर हाथ हिलाते हुए कहा, छोटी बहन, यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगा, ठीक है? छोटी लड़की अचंभित थी। उसने अपने पिता की ओर देखा, फिर डिंग हाओ की ओर जो मुस्कुरा रहा था, और अंत में एक एक कदम करके ऊपर आ गई। डिंग हाओ के पास आकर छोटी लड़की ने अपना सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें पहाड़ की धारा में शरद ऋतु के झरने के पानी की तरह साफ और शुद्ध थीं। बड़े भाई, जुएर देख सकता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं। हाँ हाँ, वाकई बहुत अच्छी लड़की है। बड़े भाई, एक अच्छे इंसान ने तुम्हें नूडल्स खिलाए। चलो, तुम्हें भूख लगी है, इसलिए तुम पहले खा लो। डिंग हाओ मुस्कुराया और नूडल्स का एक कटोरा अपने सामने छोटी लड़की की ओर बढ़ा दिया। छोटी लड़की एक पल के लिए झिझकी, लेकिन आखिरकार वह खाने के प्रलोभन का विरोध नहीं कर सकी और बड़े कटोरे को पकड़कर उत्सुकता से उसे खा गई। हाँ हाँ छोटी बच्ची, धीरे करो और घुटो मत। डिंग हाओ अचानक फिर से खुश हो गया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद। छोटी लड़की के पिता कृतज्ञतापूर्वक आगे आए और अपने साथियों के साथ डिंग हाओ को प्रणाम किया। ये बस उंगली उठाने जितना आसान है।
मैं उन क्रूर और बुरे लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। डिंग हाओ ने मेज पर गर्म नूडल्स की ओर इशारा करते हुए कहा, और कहा, मुझे लगता है कि आप सभी पहले से ही भूखे हैं। क्यों ना आप पहले कुछ खा लें और फिर हम बाद में बात कर सकते हैं। हम ये हिम्मत कैसे कर सकते हैं? लोगों का ये समूह थोड़ा शर्मिंदा था। कोई बात नहीं, हम किस्मत से साथ आए हैं, तुम क्यों शर्मिंदा हो? इसके अलावा नूडल्स के इतने सारे कटोरे परोसे गए हैं और मैं उन्हें अकेले नहीं खा सकता। चलो भाइयों। डिंग हाओ ने अपने बगल की सीटों की ओर इशारा किया। ज्यादा कुछ कहे बिना उसने पहले नूडल्स का एक कटोरा उठाया और बड़े मुंह से नूडल्स खाए। डिंग हाओ की उदारता देखकर मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति और अन्य लोग थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए, और फिर डिंग हाओ को धन्यवाद कहा, बारी बारी से अपनी सीट ली और बहुत जल्दी में नूडल्स खाए। लोगों का ये समूह वाकई भूखा होगा, इसलिए हवा के बादलों को चीरते हुए कुछ ही देर में उन्होंने नूडल्स के कटोरे खा लिए। डिंग हाओ ने मुस्कुराते हुए रेस्तरां के मालिक से नूडल्स परोसना जारी रखने को कहा। लोगों के इस समूह ने नूडल्स के 38 कटोरे खा लिए। आसपास खड़े दर्शक उन्हें आश्चर्य से देखते रह गए जब तक वे सभी भर नहीं गए। डिंग हाओ मुस्कुराया, चांदी को अपने सामने मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति की ओर धकेल दिया और कहा, अभी अभी मैंने सुना है कि आप इस चांदी का उपयोग अपने गांव की रक्षा के लिए एक योद्धा को नियुक्त करने के लिए करना चाहते थे। हाँ हाँ, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कृतज्ञता से कहा, 20 दिन पहले हमारे गांव का रक्षक योद्धा 9 संप्रदायों द्वारा आयोजित पुरातन खंडहरों में अभियान में भाग लेने के लिए पश्चिमी रॉक पर्वत श्रृंखला में गया था। दुर्भाग्य से, ओह, वह हमेशा के लिए चला गया है। हमें नहीं पता कि वह जीवित है या नहीं। अब लंबे समय से बर्फबारी हो रही है और सर्दी आ रही है। बिना रक्षक योद्धा के पूरे गांव को हमेशा राक्षसों और जानवरों द्वारा खाए जाने के खतरे का सामना करना पड़ेगा। हमें इस लंबी सर्दी के दौरान गांव में लोगों की रक्षा करने के लिए एक रक्षक योद्धा को काम पर रखने की उम्मीद में फिर से कुछ चांदी इकट्ठा करनी पड़ी। 15 टैल से भी कम चांदी को देखकर डिंग हाओ ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। यह धनराशि 1 एपर्चर्ड मार्शल सोल्जर रियल्म के योद्धा को किराए पर रखने के लिए बहुत कम थी। हालांकि वह इन लोगों के उत्साह को कम नहीं कर सके और अचानक उनके दिमाग में एक विचार आया और उन्होंने कहा, आपके गांव का नाम क्या है? अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, एक सुदूर गांव है, बहुत कम लोग इसे जानते हैं, हम इसे वैली विलेज कहते हैं। ये यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है। घाटी गांव 100 किलोमीटर दूर। डिंग हाओ खुश हुआ। हाँ, और वे बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे नक्शे पर चिन्हित हैं। उम्मीद थी कि यह वैली विलेज होगा। सौभाग्य से, मैंने सहजता से पूछा, अन्यथा मैं इन लोगों को नहीं देख पाता। कुछ देर सोचने के बाद डिंग हाओ फिर से बैठ गया और धीरे से बोला, क्या आपके गांव में लापता रक्षक योद्धा का नाम गुओनू है? क्या आप भाई गुओ को जानते हैं? अधेड़ उम्र के व्यक्ति और उसके साथियों ने प्रसन्नतापूर्वक बार बार कहा, हाँ हाँ, भाई गुओ नू वैली विलेज के रक्षक योद्धा हैं। पिछले 4 वर्षों में अगर भाई गुओ नू की सुरक्षा न होती तो हमारा वैली विलेज सूची से हटा दिया जाता। वे हमारे संरक्षक संत थे। यह अफसोस की बात है कि वे इस बार बाहर चले गए और हमें उनके बारे में कोई खबर नहीं मिली। हम उनके बारे में बहुत चिंतित हैं, लेकिन हमारे पास उन्हें खोजने के लिए वेस्टर्न रॉक माउंटेन रेंज जाने की क्षमता नहीं है। ये सही है। डिंग हाओ ने सिर हिलाया। कुछ समय तक वह इन लोगों को गुओ नू की मौत की खबर नहीं बता सका और वह उनके उत्साह को कम करने से डरता था। सिर झुकाकर सोचने के बाद डिंग हाओ ने अपना हाथ उठाया और 15 टैल चांदी फिर से अपने हाथ में ले ली। उसने कहा, मैंने 15 टैल चांदी ले ली है। मैं भाई गुओ का दोस्त हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं इस सर्दी में आपका रक्षक योद्धा बनूंगा। क्या ये ठीक है? क्या? अधेड़ उम्र का आदमी और उसके साथी अचानक वहीं अचंभित हो गए। जहां तक डिंग हाओ की ताकत की बात है, भले ही वे मार्शल आर्ट नहीं समझते थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर देखा था कि 1 दर्जन योद्धा इतने डरे हुए थे कि वे डिंग हाओ के सामने खुलकर सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। ऐसा गुरु उनके छोटे से घाटी गांव में रक्षक योद्धा बनने को तैयार था। अध्याय 245 8 छिद्र वाले मार्शल शिष्य क्षेत्र में पदोन्नत होना। एक क्षण के लिए तो गांव के सभी लोग अचंभित रह गए और उन्हें अपनी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान से कोई पाय गिरकर किसी पर गिर रही हो, जो लगभग अवास्तविक लग रहा था।
उनके हाव भाव देखकर डिंग हाओ मुस्कुराया और बोला, अच्छा, आपको लगता है कि मेरी ताकत 15 टैल चांदी के बराबर नहीं थी? नहीं, नहीं। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने जल्दी से अपना सिर हिलाया और बेतहाशा उत्साह से कहा, हमने अभी अभी 15 टैल चांदी इकट्ठी की है, और हम सिर्फ एक आम आवारा योद्धा को काम पर रखना हमारे लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद थी। अप्रत्याशित रूप से, मुझे लगता है कि आप इतने प्रभावशाली दिखने वाले किसी साधारण परिवार से नहीं हैं और आपको एक अमीर और कुलीन परिवार से होना चाहिए। आप हमारे छोटे से गांव में आने को तैयार हैं और हम वाकई इस पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, अगर आप सचमुच हमारे वैली विलेज में आ सकते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग उत्साहित दिखे। गांव के 160 लोगों की ओर से मैं आपकी दयालुता के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कुछ लोग जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और वे इतने खुश थे कि उनकी आंखों से आंसू निकलने ही वाले थे। बड़े भाई एक अच्छे आदमी हैं। छोटी काली लड़की जुएर ने उछलते हुए कहा। तो ये तय हो गया। ये ठीक है, सभी बड़े भाई। डिंग हाओ ने उन्हें उठने में मदद की। ये लोग गुओन्नू के रिश्तेदार और भाई थे, हालांकि उनके पद ऊंचे नहीं थे, वे गरीब थे। डिंग हाओ झुग्गी झोपड़ियों में पैदा हुआ था, और इन लोगों के साथ वह अधिक गर्मजोशी और अधिक सहज महसूस करता था। वे बस एक पल के लिए बात करते थे, और एक दूसरे से परिचित होने लगे। डिंग हाओ को बातचीत से पता चला कि वह पतला मध्यम आयु वर्ग का आदमी गाओ फेंग था, जो वैली विलेज का मुखिया था। अन्य युवा पुरुषों का भी उपनाम गाओ था। वैली विलेज के 100 से अधिक लोगों में से उनमें से 80% से अधिक का उपनाम गाओ था। डॉट 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 जैसे जैसे समय बीतता गया, रात्रिकालीन बाजार की चहल पहल धीरे धीरे फीकी होती गई। डिंग हाओ, गाओ फेंग और अन्य ग्रामीणों के साथ रात के बाजार के बगल में एक अपेक्षाकृत साफ सराय ढूंढकर बस गए। ग्रामीण थके हुए और भूखे थे। पूरे दिन की चिंताओं के बाद वे जल्दी ही सो गए। डिंग हाओ कमरे में वापस आया, थोड़ा आराम किया और अपनी साधना शुरू कर दी। डॉट 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 इस बार डिंग हाओ दूसरों का ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था, और वह नहीं चाहता था कि उसकी असली पहचान पहचानी जाए। इसलिए उसने जंग लगी तलवार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि लड़ाई शुरू करते समय ड्रैगन शेप ब्लेड का इस्तेमाल किया। उसने जो आग्रह किया वह था छाती में मध्य डेंटियन में जलती हुई लॉक्यूई की तलवार की तकनीक। तलवारबाजी की चाह रखने वाले संप्रदाय में लौटने से पहले, डिंग हाओ ने दूसरों के साथ लड़ने के लिए अपनी तलवार तकनीक का उपयोग करने का इरादा किया था। डिंग हाओ बिस्तर पर पैर मोड़कर बैठ गया और उसके विचार डेंटियन में डूब गए। अपनी यात्रा शुरू करने के लिए एक कृपाण तकनीक का उपयोग करते हुए, उसने जलती हुई लॉक्यूई की साधना शुरू कर दी। चरम यांग स्काईफायर के क्रिस्टल के एकीकरण के बाद, छाती में मध्य डेंटियन में जलती हुई ज्वाला क्यूई के बीज एक गेंद के आकार के साथ सुनहरे पीले रंग में बदल गए थे, जैसे कि एक शाश्वत सितारा जो शानदार ढंग से चमक रहा था। चेतना का पूरा डेंटियन सागर और यहां तक कि शरीर भी ब्रह्मांडीय अंतरिक्ष की तरह था। रेन चैनल में पिछले 7 परिष्कृत छिद्र प्रभामंडल की किरणों को चमकाते थे, जो हमेशा अपने आप घूमते रहते थे, और इसका क्यूई बीजों के साथ एक अत्यंत रहस्यमय संबंध था, जैसे ग्रह स्थिर तारों के चारों ओर घूमते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि कृपाण मास्टर और तलवार मास्टर ने कहा था कि ब्रह्मांड सबसे बड़ा सत्य है और महान मार्गदृश्य है, लेकिन उनके पास अनुसरण करने के लिए निशान थे। दुनिया की हर चीज मानव शरीर में समाहित थी। किसी तरह से, मानव शरीर को अनंत रहस्यों वाला एक लघु ब्रह्मांड कहा गया है। जब मानव शरीर में 108 छिद्र पूरी तरह से परिष्कृत हो गए, तो वे ब्रह्मांड में 108 सितारों के साथ मेल खाते थे, ब्रह्मांड की प्रतिध्वनि करते थे, और वह अमरता का क्षेत्र था, जो ब्रह्मांड और स्वर्ग के बीच सभी शक्तियों को जुटा सकता था और सभी चीजों का सम्मान बन सकता था। डिंग हाओ की कृपाण तकनीक रहस्यमय क्यूई पहले से ही 7 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र तक पहुंच चुकी थी। वह 6 अतिरिक्त चैनलों के रेन चैनलों में 8वें छिद्र वायु सागर एपर्चर पर प्रहार करने के लिए तरल जलती हुई लॉक्यूई चला रहा था। क्यूई प्रत्येक रहस्यमय छिद्र में घूम रही थी, और प्रत्येक पूर्ण परिसंचरण को एक छोटा परिसंचरण कहा जाता था। क्यूई ने सभी मध्याह्न रेखाओं में अपना विकास पूरा कर लिया और इसे एक बड़ा परिसंचरण कहा गया। अब डिंग हाओ ने शाओइन प्रथम चैनल ऑफ हैंड और रेन मेरिडियन दोनों को नहीं तोड़ा था,
इसलिए उसके पास महत्वपूर्ण ऊर्जा के बड़े चक्र को चलाने की कोई क्षमता नहीं थी, इसलिए छोटे प्रणालीगत परिसंचरण को चलाने के लिए क्यूई को प्रत्येक छिद्र में रखना पड़ा। क्यूई की प्रत्येक धारा गहरे डेंटियन में क्यूई बीजों से ऊर्जा प्राप्त करती थी। प्रत्येक छिद्र के माध्यम से ये पहले से अधिक शक्तिशाली हो जाती थी। जब ये रिन मेरिडियन में 7वें छिद्र पर्पल पैलेस से गुजरी तो यह एक बाल से 10 बालों जितनी मोटी हो गई थी। एक जादुई अजगर की तरह क्यूई ने लगातार 8वें छिद्र एयरसी एपर्चर पर प्रहार किया। कोई नहीं जानता था कि इसमें कितना समय लगेगा। धमाका। डिंग हाओ के दिमाग में एक धमाके की आवाज हुई, उसका शरीर कांप उठा और रिन मेरिडियन में क्यूई का मार्ग अचानक से बह निकला। तरल क्यूई अजगर की तरह खुशी से एयरसी अपर्चर में दहाड़ने लगा। एक नया क्यूई ग्रह धीरे धीरे बना, मानो ये बिग बैंग के बाद ग्रहों का क्रमिक रूप से प्रकट होना हो। डिंग हाओ की दिव्य चेतना ने इस प्रक्रिया को देखा। ये धीमी और तेज दोनों थी। एक पल में एयरसी अपर्चर में चिंगारी निकल आई। चिंगारियां पूरी हो गईं। 8 छिद्रयुक्त मार्शल शिष्य क्षेत्र। डिंग हाओ ने अपने हाथ खोले, पानी और क्रिस्टल जैसी एक पीली पीली लौ एक योगिनी की तरह खुशी से धड़क रही थी। अगले ही पल, उसके विचार के साथ, ज्वाला आध्यात्मिक रूप से हथेली पर बहते पानी की तरह फैल गई। पलक झपकते ही पूरी हथेली को ढक लिया, मानो हल्के सुनहरे दस्ताने पहने हो, केवल एक पतली परत। उसका तापमान नियंत्रित था और ऐसा लग रहा था कि उसमें कोई उत्साह नहीं है। डिंग हाओ ने अपने दूसरे हाथ से भंडारण रिंग से एक लोहे की ढाल निकाली और अपनी दाहिनी मुट्ठी से उस पर प्रहार किया। एक जोरदार आवाज के साथ, सुनहरी लौ से ढकी मुट्ठी ने बिना किसी प्रतिरोध के आधे कुन मोटे लोहे की ढाल को छेद दिया, जैसे नरम टोफू की एक परत के माध्यम से चल रहा हो। लाल पिघले हुए लोहे की बूंदें जमीन पर बह रही थीं, और तुरंत वे काले लोहे में जम गईं। ये चरम यांग स्काईफायर के क्रिस्टल के एकीकृत और रूपांतरित होने के बाद तरल जलती हुई लौ क्यूई थी, जिसमें अत्यंत भयानक तापमान था। एक पल में, अगर मुट्ठी मानव शरीर पर लगी, बस उस दृश्य की कल्पना करें, इसने लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया, हालांकि ठंड नहीं। डिंग हाओ के विचार के साथ, तरल जलती हुई लौ क्यूई लगातार बदल रही थी, और यह एक छोटे चाकू या हथेली के आकार की ढाल या कॉन्टो के साथ मुक्केबाजी दस्ताने की एक जोड़ी में बदल गई। ये बहुत परिवर्तनशील और आश्चर्यजनक था। यह तरल क्यूई और 8 छिद्रित मार्शल शिष्य क्षेत्र का लाभ था। साधना क्षेत्र के सुधार के साथ, क्यूई का द्रवीकरण बहुत सी चीजों का अनुकरण कर सकता था। वे मजबूत लोग जिनकी ताकत आदिम स्तर तक पहुंच गई थी, क्यूई के साथ बेहद शक्तिशाली थे। वे जादुई तरीके से पूरे शरीर को ढकने के लिए कवच का एक सूट बना सकते थे, जो ब्लेड और भालों के लिए अभेद्य था और पानी और आग के लिए अभेद्य था, और यह बेहद भयानक था। डिंग हाओ को चरम यांग स्काईफायर के क्रिस्टल से फायदा मिला। वह क्यूई को द्रवीभूत करने में सक्षम था, लेकिन उसके जोरदार और बलशाली स्तर की तुलना आदिम शक्तिशाली लोगों से नहीं की जा सकती थी, इसलिए उसके द्वारा जादुई रूप से बनाई गई चीजें सिर्फ हथेली के आकार की थीं, हालांकि शक्ति पहले से ही बहुत अद्भुत थी। जहां तक युद्ध में इसका उपयोग करने का प्रश्न है, तो उसे इस विषय में गहराई से और धीरे धीरे सोचना पड़ा। इस समय बाहर से आवाजें आने लगी और रोशनी तेज हो गई।